हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है वो आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बहुत डिटेल में हर क्वेश्चन को समझेंगे, इसके सॉल्यूशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर। ये आपको क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इकोनॉमिक्स का लास्ट ईयर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। बट इसी के साथ आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये क्वेश्चन पेपर बहुत क्लियर नहीं है। एक्चुअली मैंने इसे स्कैन किया, हार्ड कॉपी थी, इसको मैंने स्कैन किया बट बहुत क्लियर स्कैन नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैंने फिर इन क्वेश्चंस को दोबारा राइट किया है पीपीटी पे, ताकि ये क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको क्लियर विजिबल हो स्क्रीन पे। राइट तो ये सारा क्वेश्चन पेपर है, 16 पेजेस का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो मैंने इसको पीपीटी पे राइट किया है, तो चलिए वो देख लेते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर। इसको फिर मैंने दोबारा मुझे राइट करना पड़ा। तो चलिए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले आता है जनरल इंस्ट्रक्शन। तो भले ही आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, या ग्रेजुएशन या मास्टर्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में ऊपर होता है जनरल इंस्ट्रक्शन, जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, कि हर कितने सेक्शन है, हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो सारी डिटेलिंग यहाँ पे होती है, जो इसको आपको फुर्सत से आराम से पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आपने पढ़ लिया जनरल इंस्ट्रक्शन, उसके बाद अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलपीजी कनेक्शन टू पुअर पीपल इज अ साइन ऑफ सोशल जस्टिस। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि जो पुअर पीपल है, जो गरीब लोग हैं, उन्हें गवर्नमेंट ने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया एलपीजी कनेक्शन का। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट के किस ऑब्जेक्टिव के तहत ये किया गया था? गवर्नमेंट बजट का कौन सा ऑब्जेक्टिव इससे फुलफिल होता है जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया गया एलपीजी कनेक्शन का? तो ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं: प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, क्रिएट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्रिएट फ्लक्चुएशन इन रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है सही आंसर। ठीक है, तो एक बात मैं बताना चाहूंगी, क्लास ट्वेल्थ की अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड बीएसटी, इसका कंप्लीट सिलेबस अलग अलग प्लेलिस्ट में मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। तो ये जो क्वेश्चन है ये गवर्नमेंट बजट जो चैप्टर है उससे है। ठीक है, तो ये मैंने बहुत डिटेल में खैर मैंने पढ़ाया हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है। तो गवर्नमेंट की एक योजना आई थी, उज्ज्वला योजना आई थी, जिसके तहत गवर्नमेंट ने कोशिश की टू रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। जो रिच लोग हैं और जो पुअर लोग हैं उनके बीच में जो गैप है इतना, उसको रिड्यूस करने की कोशिश की गई थी उज्ज्वला योजना के तहत। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था? गवर्नमेंट ने सेल किया था एलपीजी गैसेस टू रिच पीपल एट अ हायर रेट। ठीक है, जो अमीर लोग हैं उनको हायर रेट पे एलपीजी गैस सेल की गई, और वहां से जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ उसी रेवेन्यू से गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट कह लीजिए एलपीजी कनेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन किया पुअर पीपल को। ठीक है, तो इससे गवर्नमेंट का क्या मोटिव था? इससे गवर्नमेंट का मोटिव था कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, पुअर पीपल और जो रिच पीपल है इनके बीच में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम किया जा सके। ठीक है, कम किया जा सके। वैसे तो इक्विटेबल करने का पर्पस था, इक्विटेबल मतलब बराबर, बट बराबर तो मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म विजन है, लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश थी कि जो गैप है वो रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टू क्रिएट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल कर सके। ठीक है, इससे क्या होगा? जो रिच लोग हैं अगर उनको प्रोडक्ट महंगे पे मिलेगा, ये जो रिच लोग हैं अगर इन्हें प्रोडक्ट महंगे पे मिलेगा, तो इनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। ठीक है, और जो पुअर पीपल है अगर इन्हें चीजें सस्ते में मिलेगी तो इनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वही था कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये उज्ज्वला योजना लाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपकी एक कॉमन क्वेरी का रिप्लाई करना चाहती हूँ। एक्चुअली काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम कोई अच्छी बुक बता दीजिए, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी बुक बता दीजिए। तो मेरे पास जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, मैं
उनको भी पढ़ाती हूँ। तो एक बुक मेरे नज़रों में आई, ये ओसवाल पब्लिकेशन की बुक है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको भी बता दूँ। ये ओसवाल पब्लिकेशन की एक बुक है, ये काफ़ी अच्छी सैम्पल पेपर बुक है। ठीक है, इवन मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में इसी बुक से इस समय करा रही हूँ सैम्पल पेपर। तो ये बुक मुझे अच्छी लगी, आप इसे रेफर कर सकते हैं। और एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात इवन इस बुक की ये है कि दिस बुक इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। यानी इस बुक में जो कॉमर्स स्ट्रीम के जो पूरे 7 सब्जेक्ट्स हैं, उन सातों सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी। उन सातों सब्जेक्ट के जो सैम्पल पेपर हैं वो इस बुक में एक साथ कलेक्टिवली एक जगह दिए गए हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है, इसमें सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर इस एक ही बुक में है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और दिस बुक इज एज पर न्यू रिवाइज सिलेबस, जो सीबीएसई का नया सिलेबस है, रिवाइज सिलेबस है, ये बुक उसके अकॉर्डिंग है। सितंबर 2022 में जो सीबीएसई ने जो ब्लूप्रिंट इशू किया था सैम्पल पेपर का, ये जो बुक है वो उसी के अकॉर्डिंग है। और तो ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसमें इवन बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए हैं कि कैसे आप क्वेश्चन को कम समय में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप एक बार ये बुक रेफर कर सकते हैं, राइट। और अगर ये बुक परचेज करनी हो तो वैसे तो आपके नियर बाई शॉप पे भी ये बुक अवेलेबल है, मिल जाएगी। बट अगर आपको ऑनलाइन इसे खरीदना है तो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी बाय कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विच ऑफ द आइटम विल बी अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बैंकिंग, मर्केंडाइज एंड शिपिंग एंड इंश्योरेंस। तो आपसे पूछा गया है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ठीक है, उसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है, तो किन आइटम का, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड में किन आइटम का जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है वो इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये जो टर्म है ना बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये पता होना चाहिए। ये अगर पता है तो इसका आंसर आप तुरंत बता देंगे। तो चलिए बताती हूँ। देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, विजिबल आइटम ऑफ ट्रेड। यानी वो आइटम जो विजिबल है, बेसिकली मर्केंडाइज, ठीक है, विजिबल आइटम। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम ऑफ ट्रेड, बेसिकली मर्केंडाइज। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, ये है डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट, कोई भी कंट्री, कोई भी इकोनॉमी कितना एक्सपोर्ट कर रही है उसकी वैल्यू, ठीक है, एक्सपोर्ट क्या कर रही है, मर्केंडाइज, विजिबल आइटम कितने एक्सपोर्ट कर रही है उसकी वैल्यू, माइनस वो कंट्री कितने मर्केंडाइज की वैल्यू का, मतलब कितनी वैल्यू का मर्केंडाइज इंपोर्ट कर रही है, उसकी वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसी को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का लार्जेस्ट कंपोनेंट है किसी भी इकोनॉमी का। ठीक, और ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये सब मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दोनों टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर यहाँ पे मिल गया है कि बैलेंस ऑफ, ये जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विच ऑफ द आइटम विल बी कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो कौन सा कंपोनेंट है, मर्केंडाइज। यहाँ पे विजिबल आइटम का जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है उसका डिफरेंस होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक के कंटेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इज करेक्ट, इसमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव करेक्ट है कॉमर्शियल बैंक के कंटेक्स्ट में। ठीक, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉमर्शियल बैंक के बारे में पता होना चाहिए। तो कॉमर्शियल बैंक पे वैसे मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो मैंने बताया था, वैसे एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आप खुद भी रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कॉमर्शियल बैंक के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑल्टरनेटिव सही है। ठीक, तो मैं चलिए कॉमर्शियल बैंक के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, कॉमर्शियल बैंक क्या है, ये एक टाइप का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे डिपॉजिट लेता है, डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, यानी पब्लिक से डिपॉजिट लेता है मनी का, पब्लिक विड्रॉ कर सकती है मनी, ठीक है। लोन देता है, कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, और भी बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं ना, ये प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन होता है, इनका मेन काम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना,
ठीक है, दे आर इन द बिजनेस टू मेक प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कमाने के पर्पज से कर रहे होते हैं काम। ठीक। और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं कॉमर्शियल बैंक के, वो मैंने डिटेल में खैर डिस्कस किया है वीडियो में अपने, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इसमें से क्या चीज़, इतना इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से काफ़ी है आपके लिए कॉमर्शियल बैंक के बारे में। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। पहला ऑप्शन क्या है कि कॉमर्शियल बैंक के लिए डिपॉजिट्स आर द लाइबिलिटी ऑफ बैंक। क्या ये सही है? हाँ। ये जो डिपॉजिट्स होते हैं कॉमर्शियल बैंक में, ये बैंक का एसेट नहीं है, ये बैंक की क्या है? लाइबिलिटी। वापस करना है ना ये पैसा, तो इट्स अ लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। ठीक, तो ये सही है स्टेटमेंट। इसमें पूछा गया ना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, इसमें ये पूछा गया ना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो एक तो ये करेक्ट है। दूसरा क्या है? कॉमर्शियल बैंक आर क्रिएटर ऑफ मनी। अगला क्या है? कॉमर्शियल बैंक का क्रिएटर ऑफ मनी। तो हाँ, कॉमर्शियल बैंक इज अ क्रिएटर ऑफ मनी। और एक बात बता दूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ द कॉमर्शियल बैंक इज क्रिएटर ऑफ मनी। कॉमर्शियल बैंक कैसे क्रिएटर ऑफ मनी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इवन इस पे एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें केवल मैंने ये कैसे ये क्रिएटर ऑफ मनी है इसको मैंने डिटेल में समझाया है। एक टेबल बना करके ये पूरा प्रूव किया जाता है कि कैसे ये क्रिएटर ऑफ मनी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर इसको देख लीजिएगा। तो ये भी है, सही है ये कि कॉमर्शियल बैंक इज अ क्रिएटर ऑफ मनी। अगला क्या है? कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ द जनरल पब्लिक। तो हाँ, कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, तो इसमें क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों सही है। चौथा क्या है? कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ वर्ल्ड बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या कॉमर्शियल बैंक वर्ल्ड बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? तो नो, कॉमर्शियल बैंक वर्ल्ड बैंक से कहाँ डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और वो भी फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए? नहीं, वो तो नाबार्ड करता है। वो कौन करता है? वो तो नाबार्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करेक्ट है। ठीक है, एक चीज और है यहाँ पे, मैं नीचे इसमें और ऑप्शन है। इसमें क्या है कि आपको ऐसे करके दिया जाएगा, जो ए है वो क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि इनमें से कोई एक ही आंसर तो सही होना है ना। फिर इसमें बी दिया हुआ था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे ही सी दिया हुआ था, डी दिया हुआ था, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है? कौन सा आंसर सही है? इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों सही है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी चूज करना होगा। ये बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, चलिए आज के लेक्चर का क्विज, मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। ये जो नाबार्ड है, नाबार्ड का नाम तो सुना होगा। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो भी नाबार्ड पे मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो नाबार्ड का आपको मुझे फुल फॉर्म बताना है। गूगल करिए, बुक से सर्च करिए, कहीं से भी देखिए, बट टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया। इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑड वन आउट है। ठीक है, कौन सा एकदम अलग है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बता देती हूँ। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ये एक स्टेटमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या रिकॉर्ड होता है? इसमें रिकॉर्ड होता है ऑल द ट्रांजेक्शन बिटवीन, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं किसके बीच में? बिटवीन गवर्नमेंट या कोई भी एंटिटी या कोई भी इंडिविजुअल ऑफ वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ठीक है, एक कंट्री के, चाहे गवर्नमेंट का या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंडिविजुअल है, उसके जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं किसी दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से, इंडिविजुअल से या कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। ठीक है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में एक कंट्री के गवर्नमेंट एंटिटी इंडिविजुअल का दूसरी कंट्री के गवर्नमेंट इंडिविजुअल या कोई भी एंटिटी से जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, वो सब रिकॉर्ड किए जाते हैं किस में? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक, ये बात समझ में आई? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं बिटवीन गवर्नमेंट एंटिटी एंड इंडिविजुअल का, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ। ठीक है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या इंडिकेट करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिकेट करता है कि कंट्री इज इन, कोई भी कंट्री जो है इज इन एक्सेस ऑफ फंड या शॉर्टेज ऑफ फंड। कोई भी कंट्री के पास एक्सेस ऑफ फंड है कि शॉर्टेज ऑफ फंड है, इसके बारे में पता चलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से। ठीक,
अच्छा, याद है बैलेंस ऑफ पेमेंट जब मैंने पढ़ाया था, कितने टाइप के अकाउंट बनते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में? मुझे याद आ रहा है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने टाइप के अकाउंट बनते हैं? 3 टाइप के। याद आ रहा है कौन कौन से? करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और तीसरा क्या था? तीसरा था फाइनेंस अकाउंट। ठीक है, याद आ गया? ठीक है, तो ये सब मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बताया था जब मैंने ये इस पे एक वीडियो बनाई है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड ऑड वन आउट क्या है। तो देखिए, लोन रिसीव्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यानी अगर मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करूँ, ये इंडिया है और ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोन रिसीव हुआ, ठीक है। अगला, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर से कुछ इन्वेस्टमेंट आया, ठीक है। कोई मशीनरी परचेज की बाहर से, अब्रॉड से, ठीक है, ये भी क्या है? ट्रांजेक्शन है। एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन है हर जगह, इन तीनों में। बट यहाँ पे देखिए क्या है? इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन इन्वेस्टर अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम, यानी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इंडियन इन्वेस्टर ने क्या किया? इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट किया। तो ये यहाँ पे क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी इंडिया में ही, डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना। कोई एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ तो इन्वेस्ट कुछ ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा है ना। तो दिस वन इज ऑड वन आउट, ये ऑड वन आउट है। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या है? एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑड वन आउट इज ऑप्शन ए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक, स्टेटमेंट क्या है? 2 स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि डीमोनेटाइजेशन, याद है ना नोटबंदी हुई थी, तो डीमोनेटाइजेशन वाज एन इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कर्ब ब्लैक मनी, टेररिज्म एंड सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? कि डीमोनेटाइजेशन हैज लीड पीपल टू शिफ्ट फ्रॉम कैश पेमेंट टू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट। ठीक, दोनों स्टेटमेंट पढ़ लिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑल्टरनेटिव में कौन सा सही है। क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, या पहला सही है दूसरा फॉल्स है, या दूसरा सही है पहला फॉल्स है, ये आपको बताना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए डीमोनेटाइजेशन के बारे में। याद है ना, डीमोनेटाइजेशन हुआ था इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से डीमोनेटाइजेशन हुआ था। तो चलिए एक और क्वेश्चन पूछती हूँ आज के लेक्चर का, कि आपको याद है किस ईयर में हुआ था? ईयर बताइएगा और मंथ बताइएगा। चलिए मंथ मैं बता देती हूँ, नवंबर का महीना था। ठीक है, आप मुझे ईयर बताइएगा कि किस ईयर में इंडिया में डीमोनेटाइजेशन आया लगा था। ठीक है, तो चलिए बता देती हूँ डीमोनेटाइजेशन होता क्या है। तो डीमोनेटाइजेशन इज विड्रॉल ऑफ करेंसी। जब करेंसी सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट अगर किसी करेंसी को विड्रॉ करती है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन। इसमें क्या होता है? उस करेंसी को या तो स्क्रैप कर दिया जाता है, ठीक है, या उसे बैंक में डिपॉजिट करके नई करेंसी से उसे रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये होता है डीमोनेटाइजेशन में। बहुत सारी कंट्रीज में, इवन गवर्नमेंट, बहुत सारी कंट्रीज में गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन का स्टेप लिया है, पहले भी बहुत लिया हुआ है, ताकि जो है, जो ब्लैक मनी है ना, और जो फेक करेंसी जो इतनी ज़्यादा आ जाती है इकोनॉमी में, उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज ये डीमोनेटाइजेशन का स्टेप टाइम टू टाइम लेती रहती है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ साल पहले डीमोनेटाइजेशन किया था, ठीक है, जिसके तहत 500 और 1000 के नोट विड्रॉ कर लिए गए थे। तो आपको बताना है किस साल में हुआ था। ठीक है, तो डीमोनेटाइजेशन का पर्पस क्या है? डीमोनेटाइजेशन का पर्पस है, ये जो इकोनॉमी में जो ब्लैक मनी आती है, ठीक है, जो इकोनॉमी में ब्लैक मनी है, ये जो टेररिज्म है, और ये जो फेक करेंसीज हैं, नकली नोट का जो सर्कुलेशन है, इसको कम किया जा सके, खत्म किया जा सके। दिस इज द पर्पस ऑफ डीमोनेटाइजेशन। तो स्टेटमेंट 1 तो एकदम सही है। और दूसरा क्या है? कि करेंसी रहेगी ही नहीं तो लोगों को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में मूव करना पड़ेगा ना, कैश रहेगा ही नहीं, कैश कम होगा तो लोगों को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पे मूव करना पड़ेगा। डीमोनेटाइजेशन जब इंडिया में हुआ था कुछ साल पहले, तो पेटीएम अचानक, पेटीएम, वैसे तो पेटीएम पहले भी चल रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं था। पर जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, कैश एकदम खत्म ही हो गया, ठीक है, तो कैश क्रंच हो गया उस समय, तो फिर पेटीएम का यूज़, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का यूज़, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और अगर सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगी, ठीक है, अगर सारे पेमेंट, सारे ट्रांजेक्शन अगर इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे, तो ब्लैक मनी की प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, और फेक करेंसी फिर चल ही नहीं पाएगी ना। सारी चीजें अगर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट शुरू हो जाएंगे तो फेक करेंसी चल ही नहीं पाएगी। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है।
राइट। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। ये था पूरे आज का लेक्चर का कंटेंट। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और लेक्चर ओवर करने से पहले एक बार मेरे चैनल पे मैं बता देती हूँ कि ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं नवंबर 2022 तक अपने चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 550 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और मेरे चैनल पे अपलोडेड जो वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन। ठीक। और हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करते रहा करिए, हमें फीडबैक देते रहा करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।